डोलो, Dual Comparison, Thus You Have Is Too Cruel, Chapter 161 फ्री वेब नॉवल। क्या ह्यू युहाव इनर कोर्टयार्ड में शामिल होना चाहता है? शानजी की विशेष योजना। शैन लाव, इस बारे में आपका क्या विचार है? हालांकि यान शोर्जे इस उत्साह से तुरंत अभिभूत नहीं हुए। कुछ क्षणों के उत्साह के बाद उसने अपनी नज़र अपने बगल में बैठे शैन लाव की ओर घुमाई। उसने शैन लाव से उसके विचार पूछना शुरू किया। वह जानना चाहता था कि वह इस स्थिति के बारे में क्या सोचता है। जहां तक शैन लाव की बात है, उनका चेहरा भी उत्साह से भरा हुआ था। आखिरकार वह यान शोर्जे के समान ही विचार रखता था। दोनों का मानना था कि ह्यू युहाव के प्रश्न से इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने में उसकी गहरी रुचि झलकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब पूर्ण पहल उन्हीं के हाथ में थी। इसलिए यान शोर्जे का प्रश्न सुनने के बाद शैन लाव ने कुछ क्षण सोचने के बाद सीधे यान शोर्जे से बात की। ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। अगर हम उसे श्रेक अकेडमी के इनर कोर्टयार्ड में भर्ती कर लेते हैं तो वह भविष्य में पूरी तरह से श्रेक अकेडमी से बंध जाएगा। लेकिन मैं जो सोच रहा हूं वह ये है, चूंकि उन्हें इनर कोर्टयार्ड में इतनी दिलचस्पी है, इसलिए भले ही हमारा अनुरोध थोड़ा अतिरंजित हो, मुझे विश्वास है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे, है ना? शानजी ने सीधे यान शोर्जे के साथ अपने विचार साझा किए। यान शोर्जे शानजी की बातें सुनकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि शानजी का थोड़ी अधिक मांग से क्या मतलब था। इसलिए उसने तुरंत शानजी से दोबारा पूछा, रुको मास्टर शैन, थोड़ी ज्यादा मांग से आपका क्या मतलब है? ये सुनकर शानजी यान शोर्जे को देखकर मुस्कुराया। उदाहरण के लिए, सामान्य तौर पर हमारी श्रेक अकेडमी के इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने के लिए किसी को हमारे लिए 30 सुपरविजन टास्क्स निःशुल्क पूरे करने होंगे। अब चूंकि वह इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने के लिए इतना उत्सुक है, इसलिए अगर हम इस आवश्यकता को 50 या 60 कार्यों तक भी बढ़ा दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। क्योंकि उसकी खुद श्रेक अकेडमी के इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने की बहुत इच्छा है, इसलिए यह ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे वह बर्दाश्त कर सके। और मत भूलो, ह्यू युहाव की प्रतिभा असाधारण है। अगर कोई और छात्र होता तो शायद वो कम समय में 30 काम पूरे नहीं कर पाता और उन सबको पूरा करने में कई साल लग जाते। आखिरकार वो लंबे समय तक श्रेक अकेडमी में ही रहता, छोड़ने को तैयार नहीं होता और अंत में शिक्षक या निर्देशक बन जाता। लेकिन ह्यू युहाव बहुत प्रतिभाशाली है। अगर वह आसानी से काम पूरा कर लेता है तो वह कभी भी श्रेक अकेडमी छोड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमने उसकी कम अवधि के कारण उसे श्रेक अकेडमी पर निर्भर नहीं बनाया है। लंबे समय में ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए मैंने इस बारे में ध्यानपूर्वक विचार किया और ये दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है। एक तरफ तो वह विशेष परिस्थिति को देखते हुए इसे स्वीकार कर सकता है और दूसरी तरफ ये श्रेक अकेडमी को उसके साथ संबंध मजबूत करने में भी मदद करता है। शानजी बोलती रही। ये सुनकर यान शोर्जे को लगा कि शानजी का विश्लेषण तर्कसंगत है। इसलिए वह मास्टर शैन को जवाब देने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, यह विधि वास्तव में बहुत अच्छी है। हालांकि मुझे 50 या 60 कार्यों को लेकर अभी भी थोड़ी चिंता है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? क्या होगा अगर वह इसकी वजह से श्रेक अकेडमी में शामिल नहीं होना चाहे? ये सुनकर शानजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, श्रेक अकेडमी के इनर कोर्टयार्ड में तुम्हें पूरा भरोसा होना चाहिए। आउटर कोर्टयार्ड के छात्रों में से कौन इनर कोर्टयार्ड में शामिल नहीं होना चाहेगा? ह्यू युहाव की तो बात ही छोड़िए, जो पहले से ही बहुत इच्छुक है। इसलिए जब समय आएगा हम सीधे उनसे अनुरोध कर लेंगे। शानजी ने आत्मविश्वास भरे भाव के साथ यान शोर्जे से कहा, और यान शोर्जे ने इस बात से सहमति जताई। दफ्तर में डू वाइलून को पता था कि इस बार वह फैसला नहीं ले सकता। उनकी भूमिका केवल शानजी और यान शोर्जे को जानकारी जुटाने में मदद करना थी। अब जब उसने लगभग सारी जानकारी जुटा ली थी तो उसने ह्यू युहाव से कहा, ठीक है, मुझे आपकी ज़रूरतों का अंदाज़ा हो गया है। हालांकि श्रेक अकेडमी के इनर कोर्टयार्ड से संबंधित मामले काफ़ी जटिल हैं, इसलिए मैं आपको तुरंत जवाब नहीं दे सकता। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर जवाब दूंगा। कृपया थोड़ी देर यहीं रुको, मैं बॉस से बात करने जाता हूँ। कैसा रहेगा? डू वाइलून ने सीधे ह्यू युहाव को अपनी योजना बताई। ह्यू युहाव सहमत हुए। ठीक है, मैं आपको परेशान करूंगा डायरेक्टर डू वाइलून तुरंत वहां से चली गई। इसी बीच बाहर इंतजार कर रहे शानजी और यान शोर्जे ने उत्साह से डू वाइलून के कंधे पर थपथपाया। शाबाश, अब बाकी का काम हम पर छोड़ दो। ये कहकर दोनों तुरंत कार्यालय में प्रवेश कर गए। उसी क्षण दफ्तर में दरवाजा दोबारा खुलते देख ह्यू युहाव ने अपनी नज़र दरवाजे की ओर घुमाई। तभी उसने शानजी और यान शोर्जे को अंदर आते देखा। ह्यू युहाव का सामना करते समय शानजी और यान शोर्जे स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित थे। ह्यू युहाव के कुछ बोलने से पहले ही उन दोनों ने पहल करते हुए उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, युहाव, हम फिर मिले। ह्यू युहाव ने हमेशा की तरह विनम्रता से शानजी और यान शोर्जे को जवाब दिया, मुझे आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी।
डीन यान शोर्जे, नमस्कार। नमस्कार एल्डर शैन। ह्यूओ युहाव कितना विनम्र था ये देखने के बाद यान शोर्जे और शैनजी को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। इसके बाद यान शोर्जे ने बोलने की पहल की। उसने ह्यूओ युहाव से पूछा, ओल्ड डू ने अभी हमें बताया कि आप श्रेक अकेडमी के इनर कोर्टयार्ड में बहुत रुचि रखते हैं और यहाँ तक कि इनर कोर्टयार्ड में शामिल होना चाहते हैं। क्या ये सच है? ये सुनने के बाद ह्यूओ युहाव ने यान शोर्जे की ओर सिर हिलाया। शैनजी और यान शोर्जे ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में एक धूर्त मुस्कान थी। फिर शैनजी ने कहा, दरअसल आपकी योग्यताओं के आधार पर आप अभी भी श्रेक अकेडमी के इनर कोर्टयार्ड में प्रवेश के योग्य नहीं हैं। आखिरकार तुम तो यहाँ अभी अभी आए हो। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि हमने आपको पुरस्कृत करने पर सहमति जताई है, इसलिए हम आपको एक मौका देंगे। इसके बाद हम इनर कोर्टयार्ड की स्थिति और उसमें शामिल होने की आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे। कृपया ध्यान से सुनें। डोलो डुअल कंपैरिजन, दस यू हाव टू क्रूल, चैप्टर 162 फ्री वेब नॉवल। स्नातक होने के लिए 60 टास्क पूरे करने होंगे। ह्यूओ युहाव क्या चुनेगा? ये सुनकर शैनजी और यान शोर्जे के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभर आए। और दोनों लोगों के बीच के अंतराल में सभी सोल मास्टर्स ने एक ही समय में चर्चा शुरू कर दी। डूबू सी, हे, लगता है कोई मौत को दावत दे रहा है। जिंग होंगचन, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस समानांतर दुनिया में यान शोर्जे और शैनजी के पास वास्तव में ऐसा विचार है। इस समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव श्रेक अकेडमी में रहने के लिए उतना दृढ़ निश्चय नहीं है जितना उन्होंने कल्पना की थी। भले ही वह उनके श्रेक इनर कोर्ट में शामिल होने के अनुरोध को सुन ले, फिर भी हो सकता है कि वह सहमत न हो। मुझे उनसे ऐसी चाल चलने की उम्मीद नहीं थी। तो ये दिलचस्प है। मुझे इस बात की जिज्ञासा है कि समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव उन्हें कैसे अस्वीकार करेगा। कॉन्डेमिंग, ये तो सचमुच अपने ऊपर मुसीबत मोल लेने जैसा मामला है। भीड़ ने बेरहमी से उनका उपहास किया। दूसरी ओर श्रेक अकेडमी के वरिष्ठ अधिकारी भी बुरी तरह पसीना बहा रहे थे। विशेषकर जब उन्होंने शैनजी और यान शोर्जे की कदमें स्क्रीन पर देखी तो श्रेक अकेडमी के वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरों पर चिंता और भी बढ़ गई। अंत में म्यूएन भी अपनी हंसी नहीं रोक सका और बोला, शैनजी, शोर्जे, देखो तुमने क्या कर दिया। मैं तुमसे हिसाब किताब जल्द ही कर लूंगा। वे स्क्रीन को देखते रहे और इस समय स्क्रीन पर यान शोर्जे और शैनजी की बातें सुनने के बाद ह्यूओ युहाव ने गंभीर चेहरे से उन्हें सिर हिलाकर सहमति दी। जब शैनजी और यान शोर्जे ने देखा कि भावनात्मक तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है तो उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। इसलिए शैनजी और यान शोर्जे सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने सबसे पहले स्वाभाविक रूप से अपनी श्रेक अकेडमी के इनर कोर्टयार्ड की स्थिति का परिचय दिया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड को सुंदर बनाने की पूरी कोशिश की, उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जो उनकी अकेडमी के लिए फायदेमंद थे। तो परिचय के बाद यान शोर्जे और शैनजी के शब्दों में श्रेक अकेडमी का इनर कोर्टयार्ड लाभों से भरा हुआ प्रतीत हुआ। इनर कोर्टयार्ड छोड़ने वाले छात्र अत्यंत शक्तिशाली बन गए और उन्होंने डोलो कॉन्टिनेंट पर महान प्रतिष्ठा भी प्राप्त की। लेकिन इससे ह्यूओ युहाव को सीधे तौर पर शामिल होने के लिए राजी नहीं किया जा सका, क्योंकि ह्यूओ युहाव को एक सच्चाई समझ में आए, वैंगपो अपने सामान के बारे में शेखी बघारती थी। चूंकि ये बातें यान शोर्जे और शैनजी कह रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके शब्दों में बहुत अतिशयोक्ति होगी। ह्यूओ युहाव ने उनकी कही बातों का लगभग 30% से 40% तक ही विश्वास किया। अगर वह हर बात पर विश्वास करता था तो इसका मतलब केवल यही हो सकता था कि वह मूर्ख था। उनकी बातें सुनने के बाद उसने तुरंत यान शोर्जे और शैनजी से वही सवाल दोबारा पूछा जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था, तो श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने की क्या शर्तें हैं जिनका आपने पहले जिक्र किया था? क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? यान शोर्जे और शैनजी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और फिर सीधे ह्यूओ युहाव से कहा, जरूर, ये बिल्कुल संभव है। यान शोर्जे ने स्वेच्छा से कहा, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने श्रेक अकेडमी की विभिन्न तथाकथित खूबियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ह्यूओ युहाव को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन कम से कम ऊपरी तौर पर उसने जुनूनी और प्रशंसक होने का नाटक किया। हालांकि यान शोर्जे पूरे समय ह्यूओ युहाव पर नजर रख रहा था। जब उसने देखा कि भावनात्मक आधार तैयार हो चुका है तो उसने और समय बर्बाद नहीं किया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उन्होंने अपने सामने बैठे ह्यूओ युहाव से सीधे बात करना शुरू किया। अब मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह है श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने की शर्तें। यदि आप हमारे श्रेक अकेडमी इनर कोर्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको उसी समय हमारे श्रेक अकेडमी सुपरवाइजरी ग्रुप में भी शामिल होना होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सुपरवाइजरी ग्रुप क्या करता है, इसलिए जब समय आएगा तो आपको सीधे हमारे सुपरवाइजरी ग्रुप में शामिल होना होगा। श्रेक अकेडमी सुपरवाइजरी ग्रुप में शामिल होने के बाद आपको अक्सर टास्क स्वीकार करने होंगे।
अकेडमी द्वारा आपके लिए इन टास्क्स की व्यवस्था करने का कारण एक और तो यह है कि आपको बुराई को दंडित करने, अच्छाई को बढ़ावा देने और डोलो कॉन्टिनेंट की शांति बनाए रखने का अवसर मिले। लेकिन दूसरी ओर, इसका उद्देश्य आपको अनुभव प्रदान करना भी है। यदि आप पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते तो आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आपका विकास नहीं होगा। इसलिए अकेडमी चाहती है कि आप खुद को प्रशिक्षित करने के लिए लगातार टास्क करते रहें। इस बारे में बात करते हुए यान शोजे ने फिर से जोर देना शुरू किया, लेकिन एक बात जिस पर आपको ध्यान देना होगा वह ये है, क्योंकि हम बुराई को दंडित कर रहे हैं और अच्छाई को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इसमें कोई रिवॉर्ड शामिल नहीं है। इसके अलावा श्रेक अकेडमी इन कोर्टयार्ड में शामिल होना कोई छोटी बात नहीं है। यदि आप आउटर कोर्टयार्ड में रहते हैं तो आप किसी भी समय पढ़ाई छोड़ सकते हैं, लेकिन इनर कोर्टयार्ड में प्रवेश करने के बाद चीज़ें अलग हो जाती हैं। हमारे साथ जुड़ने के बाद ग्रेजुएशन से पहले आपको एक निश्चित संख्या में टास्क्स पूरे करने होंगे, और आवश्यक टास्क्स की संख्या आपकी प्रतिभा और क्षमता पर निर्भर करेगी। आप जैसे व्यक्ति के लिए शायद आपको 60 सुपरवाइजरी ग्रुप टास्क्स को पूरा करने की आवश्यकता होगी। इन 60 टास्क्स को पूरा करने के बाद ही आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। इसलिए आपको इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। विचार करें कि क्या आप श्रेक अकेडमी इन कोर्टयार्ड में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल श्रेक अकेडमी इन कोर्टयार्ड में अभी शामिल होना आपके लिए अच्छा ही है। पहले से ही बेहतर शिक्षा प्राप्त करना आपके विकास के लिए बहुत सहायक होगा, लेकिन यह आपका एकमात्र अवसर है। अगर आप इसे चूक जाते हैं तो आपको कुछ और साल इंतजार करना पड़ सकता है। यान शोजे यू युहाव से बात करता रहा। ये बातें यान शोजे और शैनजी के बीच पहले ही चर्चा में थीं और अब इन्हें केवल यू युहाव को दोहराया जा रहा था। जब सारे शब्द बोले जा चुके थे, यान शोजे रुक गया। वह यू युहाव के चेहरे के भावों को देखने लगा, ये जानने की उम्मीद में कि वह क्या फैसला करेगा। और दूसरी ओर दोनों तलों के बीच के अंतराल में सभी सोल मास्टर्स गंभीर मुद्रा में थे। वे इस बात को लेकर भी बेहद उत्सुक थे कि इस दुनिया में यान शोजे और शैनजी द्वारा किए गए इतने साहसिक कृत्य के बाद समानांतर दुनिया में यू युहाव किस तरह की प्रतिक्रिया देगा। डोलो डुअल कंपैरिजन दस युहाव इज टू क्रूल चैप्टर 163 फ्री वेब नॉवल। समानांतर दुनिया यू युहाव अस्वीकार करती है, मूल विश्व यू युहाव को पछतावा। ये सोचकर लोगों के बीच के अंतराल में स्थित सोल मास्टर्स ने एक बार फिर स्क्रीन की ओर देखा, और इस समय स्क्रीन पर यान शोजे और शैन लाव की बातें सुनकर यू युहाव पहले से ही गंभीर रूप से असंतुष्ट था। हालांकि उसने इसे सही तौर पर नहीं दिखाया। मन ही मन उसने श्रेक अकेडमी के इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने के विकल्प को लगभग अस्वीकार कर दिया था। आखिरकार वह यू युहाव मूर्ख तो नहीं है। हालांकि इससे पहले वह वास्तव में श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में बहुत रुचि रखता था, और शैन लाव और यान शोजे द्वारा कही गई बातें भी बहुत लुभावनी थीं। लेकिन ये सब इस धारणा पर आधारित है कि यू युहाव अभी भी एक स्वतंत्र व्यक्ति है। यदि यान शोजे ने उस नियम का उल्लेख नहीं किया होता कि ग्रेजुएशन से पहले उसे सुपरवाइजरी ग्रुप में शामिल होना होगा और 60 टास्क पूरे करने होंगे, तब शायद यू युहाव सीधे श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता। लेकिन अब वह कभी सहमत नहीं होगा, क्योंकि वह श्रेक अकेडमी में केवल पढ़ने आया था, उनके लिए काम करने नहीं। उन्हें इस बल में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और फिर भी भले ही इसमें काम करना शामिल हो, कम से कम किसी न किसी रूप में पारिश्रमिक तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी अभी यान शोजे ने वास्तव में उसे यह बताने की हिम्मत की कि उन सुपरवाइजरी ग्रुप टास्क्स को पूरा करने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। बुराई को दंडित करने और अच्छाई को बढ़ावा देने का क्या मतलब है? इस तरह की दलीलें बच्चों को तो मूर्ख बना सकती हैं, लेकिन क्या इसने वास्तव में यू युहाव को मूर्ख बनाया? यू युहाव को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि श्रेक अकेडमी जैसी बड़ी अकेडमी दूसरों के लिए कुछ करने पर मुआवजा देना नहीं जानती होगी। मान लीजिए कि उन्होंने कोई स्पष्ट मुआवजा नहीं दिया तो भी श्रेक अकेडमी की प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से बेहतर होगी, और एक बार प्रतिष्ठा बढ़ने पर इससे अन्य पहलुओं से भी कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन इसका यू युहाव से क्या संबंध है? जब यू युहाव मूर्खतापूर्वक श्रेक अकेडमी को टास्क्स को पूरा करने और युद्ध के मैदान में लड़ने में मदद करता है, क्या जीत के सारे फल श्रेक अकेडमी को ही मिलेंगे? यह एक ऐसा परिणाम है जिसे यू युहाव बिल्कुल नहीं देखना चाहता। इसलिए यान शोजे की बातें सुनने के बाद यू युहाव न केवल श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल नहीं होना चाहता था, बल्कि वह अब श्रेक अकेडमी में रहना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अब श्रेक अकेडमी के बारे में उनकी अच्छी धारणा लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। और दोनों लोगों के बीच के अंतराल में सोल मास्टर्स का एक समूह स्क्रीन पर चल रही सामग्री को लगातार देखता रहा, उनका ध्यान अविचलित रहा। समानांतर दुनिया में यू युहाव के विचारों को स्क्रीन पर देखकर वे सभी खुश हो गए। आखिरकार वे उन अत्याचारी शर्तों से भी नफरत करते थे जिन पर श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर करना आवश्यक था।
इसलिए ह्यू युहाव को सही चुनाव करते देख वे सभी बहुत खुश हुए। निस्संदेह सबसे सुखी सोल मास्टर्स कॉन्ग डेमिंग, जिंग होंगचन, डू बूसी और अन्य थे। आखिरकार वे श्रेक अकेडमी के कट्टर दुश्मन थे, इसलिए इस परिणाम को देखकर वे अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। डू बूसी, हा, समानांतर दुनिया में शैन लाव और यान शोजे ने वाकई हद पार कर दी। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अब ये तो एक सामान्य व्यक्ति है, ऐसी भयावह शर्तों के बारे में सुनने के बाद कोई इसमें शामिल होने का विकल्प कैसे चुन सकता है। अब भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारी तरफ के ह्यू युहाव को उनके इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने के लिए सहमत होते समय कोई मानसिक समस्या तो नहीं हुई थी। सौभाग्य से समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव अभी भी बुद्धिमान है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिंग होंगचन, बिल्कुल, यह फैसला तो बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। और अब समानांतर दुनिया में यान शोजे और शैन लाव ने समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव को यह एहसास दिला दिया है कि वह अब उतना अच्छा नहीं रहा जितना वह कभी श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में हुआ करता था। श्रेक अकेडमी के प्रति सद्भावना खो गई है। ऐसा लगता है कि समानांतर दुनिया में रहने वाला ह्यू युहाव जल्द ही श्रेक अकेडमी छोड़कर जाने वाला है ना? कॉन्ग डेमिंग, हे, देखो स्क्रीन पर समानांतर दुनिया में यान शोजे और शैन लाव अभी भी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इन दोनों को तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उन्होंने सोचा था कि समानांतर दुनिया में रहने वाला ह्यू युहाव उनके इनर कोर्टयार्ड में शामिल हो जाएगा। जब उन्हें ह्यू युहाव की असली पसंद के बारे में पता चलेगा तो उनके चेहरे देखने के लिए मैं बेताब हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें बहुत असहज महसूस होगा। सभी सोल मास्टर्स ने उत्साहपूर्वक चर्चा जारी रखी, और सबकी चर्चाओं के बीच मूल दुनिया में ह्यू युहाव भी थोड़ा विचलित हो गया। आखिरकार समानांतर दुनिया में वह हमेशा से ह्यू युहाव की प्रशंसा करता था और उसे पहचानता था, इसलिए वह हमेशा उन्हें अपना आदर्श मानते थे। अप्रत्याशित रूप से समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव ने श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने के संबंध में पूरी तरह से अलग विकल्प चुना। इसके अलावा ह्यू युहाव को लगा कि उसके पहले के विचार काफी तर्कसंगत थे। इस समय मूल दुनिया में मौजूद ह्यू युहाव सचमुच हिल गया था। क्या मैंने वाकई पहले गलत चुनाव किया था? शायद मुझे श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल नहीं होना चाहिए था। वह स्क्रीन की ओर देखता रहा, और दूसरी तरफ श्रेक अकेडमी में स्क्रीन पर दिखाए गए दृश्यों को देखने के बाद श्रेक अकेडमी के वरिष्ठ सदस्यों ने शैन लाव और यान शोजे की ओर देखा। उनकी आंखों में घोर असंतोष झलक रहा था। आखिरकार भले ही यह घटना समानांतर दुनिया में घटी, फिर भी यह श्रेक अकेडमी का ही प्रतिबिंब थी। श्रेक अकेडमी के सदस्य होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से समानांतर दुनिया की श्रेक अकेडमी को बेहतर प्रदर्शन करते देखना चाहते थे। लेकिन अब समानांतर दुनिया में यान शोजे और शैन लाव ने ये सब बर्बाद कर दिया था। इसलिए श्रेक अकेडमी के सभी वरिष्ठ सदस्य उनसे नाराज थे। देखो तुमने क्या कर दिया। 30 टास्क, और लोग शायद सहमत न हो, लेकिन आपने 60 टास्क चुने। मैं सचमुच बहुत प्रभावित हूँ। और म्यूएन ने गुस्से में शैन लाव, यान शोजे और अन्य लोगों से भी पूछा। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इससे कुछ सीख सकते हैं। समानांतर दुनिया में तुमने जो मूर्खतापूर्ण काम किए थे उन्हें फिर कभी नहीं दोहराना चाहिए। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो मुझे लगता है कि आप सभी खुद ही सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कहने के बाद उसने ठंडे भाव से अपनी निगाहें हटा लीं। म्यूएन का रवैया देखकर यान शोजे और शैन लाव थोड़े घबरा गए। उन्होंने आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं की। वे केवल सहमति में सिर हिला सके और फिर स्क्रीन देखते रहे। और इस समय स्क्रीन पर अपना मन बना लेने के बाद ह्यू युहाव पहले से ही यान शोजे और शैन लाव को जवाब देने की योजना बना रहा था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डोलो डुअल कंपैरिजन दस युहाव इज टू क्रूल चैप्टर 164 फ्री वेब नॉवल। उत्साहित शैन लाव और यान शोजे, ह्यू युहाव, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ह्यू युहाव ने श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने के बारे में पहले ही अपना मन बना लिया था। उनका इरादा यहाँ यान शोजे और शैन लाव को सीधे तौर पर अस्वीकार करने का नहीं था। इसका कारण यह नहीं था कि वह अभी भी श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल होना चाहता था। ह्यू युहाव को श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने की बेहद कठिन शर्तों के बारे में पता चलने के बाद वह बिल्कुल भी शामिल होने को तैयार नहीं था। लेकिन भले ही उसने शामिल न होने का फैसला कर लिया था, फिर भी उन्हें अस्वीकार करने का तरीका भी महत्वपूर्ण था। ह्यू युहाव का मानना था कि अगर वह यहाँ श्रेक अकेडमी को सीधे तौर पर अस्वीकार कर देता है तो इससे आसानी से लोगों को ठेस पहुंच सकती है, और ऐसा अपराध बिल्कुल अनावश्यक था। कुछ सोचने के बाद उन्होंने फिलहाल अपना जवाब स्थगित करने का फैसला किया। वह यान शोजे और शैन लाव को बता सकता था कि उसे इस बारे में सोचने के लिए और समय चाहिए। संयोगवश पहला सेमेस्टर समाप्त होने ही वाला था। जब ह्यू युहाव अपना काम खत्म कर लेता था तो वह तुरंत चला जाता था और अगले सेमेस्टर में वापस नहीं आता था। व्यक्तिगत रूप से अस्वीकार करने की बजाय उचित कारण बताते हुए पत्र लिखना बेहतर होगा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ह्यू युहाव ने अभी अभी उनके रवैये को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वे चाहते हैं कि वह उनके साथ शामिल हो जाए। इसलिए अगर वह अब उन्हें अस्वीकार कर दे और अगर वे तुच्छ हों तो वे शायद क्रोधित या शर्मिंदा हो जाएं और दुश्मन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कुछ देर सोचने के बाद ह्यू युहाव ने अपने सामने खड़े यान शोजे और शैन लाव से जल्दी से कहा, तो बात कुछ ऐसी है। डीन यान और एल्डर शैन, आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। अब मुझे श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड के बारे में बेहतर समझ हो गई है। लेकिन आखिरकार इनर कोर्टयार्ड में शामिल होना कोई मामूली बात नहीं है और जून की छुट्टियों का समय लगभग आ गया है, तो क्या आप मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय दे सकते हैं? मैं वापस जाकर इस बारे में सोचूंगा और मैं अपने माता पिता से भी सलाह ले सकता हूं कि वे क्या सोचते हैं। माफ़ करें। विमानों के बीच के अंतराल में इस दृश्य को देखने के बाद जिंग होंगचुन और अन्य लोग एक बार फिर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। जैसा कि उम्मीद थी, वह समानांतर दुनिया से आया ह्यू युहाव है। जब वह किसी काम को संभालता है तो वह उसे त्रुटिहीन तरीके से करता है। दरअसल इस तरह से किसी को ठेस पहुंचने की संभावना कम है। समय बढ़ाने से वह बाद में एक पत्र भी लिख सकता है जिसमें वह कह सकता है कि वह किसी कारणवश श्रेक अकेडमी में नहीं आ सकता। वह न केवल इस स्थिति से आसानी से बाहर निकल जाएगा बल्कि वह किसी को नाराज भी नहीं करेगा। ये तो वाकई एक बेहतरीन तरीका है। कॉन डेमिंग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, समानांतर दुनिया का ह्यू युहाव आखिरकार श्रेक अकेडमी छोड़ने की योजना बना रहा है। उसने पहले ही शाओमिंग की संपर्क जानकारी छोड़ दी थी। ऐसा लगता है कि वह जल्द ही हमारी सन मून रॉयल अकेडमी में शामिल होने जा रहा है। अचानक सन मून रॉयल अकेडमी और यहाँ तक कि हमारी समानांतर दुनिया में सन मून एम्पायर वास्तव में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। कॉन डेमिंग ये सोचकर बेहद उत्साहित हो गए। आखिरकार उनकी समय रेखा कियानकुन क्वेश्चनिंग वैली से ठीक पहले के बिंदु तक विकसित हो चुकी थी। कॉन डेमिंग को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि ह्यू युहाव कितने असाधारण खिलाड़ी थे। समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव का जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। मूल समय और स्थान में भी ह्यू युहाव असाधारण थे। अगर वह न होता तो श्रेक अकेडमी पिछली सोल मास्टर कॉम्पिटिशन न जीत पाती। इसके अलावा श्रेक अकेडमी में उन्होंने जिस तरह की अन्य सहायता प्रदान की थी उसका उल्लेख करना भी जरूरी है। अब जो उनके सन मून रॉयल अकेडमी में शामिल होने वाला था वह समानांतर दुनिया से आया ह्यू युहाव था। समानांतर दुनिया में रहने वाला ह्यू युहाव मूल समय और स्थान के ह्यू युहाव से हर पहलू में कहीं अधिक श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अब जब सन मून रॉयल अकेडमी में ह्यू युहाव आ गया था तो ये सचमुच पानी में मछली की तरह था, जैसे लंबे सूखे के बाद ताजगी भरी बारिश हुई हो। वे सचमुच उड़ान भरने ही वाले थे। कॉन डेमिंग जैसे जैसे इसके बारे में और अधिक सोचने लगा, उसकी उत्तेजना अनियंत्रित होने लगी। अंत में वह और बाकी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हालांकि कॉन डेमिंग और अन्य लोगों के विपरीत श्रेक अकेडमी के वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरे उस समय बेहद गंभीर थे। आखिरकार श्रेक अकेडमी के वरिष्ठ सदस्यों के रूप में वे अच्छी तरह जानते थे कि ह्यू युहाव ने वर्षों से उनकी अकेडमी में कितना योगदान दिया था। अब अचानक समानांतर दुनिया से ह्यू युहाव जाने ही वाला था। श्रेक अकेडमी को होने वाला नुकसान अपूरणीय होगा। उदाहरण के लिए सोल मास्टर कॉम्पिटिशन। पिछली सोल मास्टर कॉम्पिटिशन ह्यू युहाव की मदद से जीती गई थी। अब जबकि समानांतर दुनिया से ह्यू युहाव जा रहा था, सोल मास्टर कॉम्पिटिशन के असफल होने की संभावना थी। श्रेक अकेडमी के सभी सम्मानों का क्या होगा? और उनके मूल लोक से ह्यू युहाव सन मून रॉयल अकेडमी से लौटने के बाद अनगिनत सोल टूल नवाचारों को वापस लेकर आया था। इससे श्रेक अकेडमी का काफ़ी विकास हुआ, लेकिन अब वह सब कुछ खत्म हो चुका था। इस बारे में सोचने के बाद श्रेक अकेडमी के वरिष्ठ अधिकारी और भी ज़्यादा असहज हो गए, खासकर म्यूएन, जो बेहद नाखुश चेहरे के साथ शैन लाव और यान शोजे को लगातार घूर रही थी। हालांकि स्क्रीन पर दिख रहे यान शोजे और शैन लाव को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था। ह्यू युहाव का जवाब सुनकर वे रोमांचित हो गए, क्योंकि उनकी नज़र में यह मामला मूल रूप से सुलझ चुका था। आखिरकार ह्यू युहाव ने उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार तो नहीं किया था। अस्वीकार न करने का मतलब था कि वह निश्चित रूप से रुचि रखता था, और इस मामले पर उनके माता पिता से चर्चा करना पूरी तरह से उचित था। यान शोजे और शैन लाव को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। दरअसल उन्हें सच में उम्मीद थी कि ह्यू युहाव इस बारे में अपने माता पिता से और भी ज़्यादा चर्चा करेगा, क्योंकि उनकी श्रेक अकेडमी इतनी प्रसिद्ध थी कि माता पिता के रूप में वे निश्चित रूप से श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने के महत्व को समझेंगे। इसलिए जब समय आएगा तो वे निश्चित रूप से ह्यू युहाव को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। क्या इससे शैन लाव और यान शोजे के लिए स्थिति और अधिक निश्चित नहीं हो जाएगी? इस समय शैन लाव और यान शोजे इतने उत्साहित थे कि वे अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पा रहे थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक ह्यू युहाव के अनुरोध पर सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल।
ऐसी बात के लिए भले ही आपने हमें न बताया हो, हम आपको वापस जाकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करने देने की योजना बना रहे थे। तो हम सहमत हैं। छुट्टियों के बाद घर जाओ, अपने माता पिता से इस बारे में चर्चा करो और अगले सेमेस्टर के लिए पंजीकरण कराने वापस आने पर हमें अपना जवाब दोगे। हम श्रेक अकेडमी में आपका इंतजार करेंगे। डोलो डुअल कंपैरिजन दस यू हैव टू क्रूल चैप्टर 165 फ्री वेब नॉवल। शैन लाव यू हैव को मेरा डिसाइपल बनने दो। यान शोजे और शैन लाव ने जो कहा उसे सुनने के बाद यू हैव ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने यान शोजे और शैन लाव को बस हल्की सी मुस्कान दी और ठीक है कहकर कार्यालय से बाहर चले गए। लेकिन इस समय दफ्तर में मौजूद यान शोजे और शैन लाव स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित थे। जब तक यू हैव वहां था, वे अपनी उत्तेजना और हंसी को दबा रहे थे। अब जबकि यू हैव आखिरकार चला गया था, उन्हें अपनी खुशी को दबाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई और उन्होंने इसे व्यक्त करने की योजना बनाई। दोनों ने अपनी मेंटल पावर का उपयोग करके सावधानीपूर्वक जांच की और पुष्टि की कि यू हैव बहुत दूर चला गया है। शैन लाव और यान शोजे दोनों ही जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी गर्व और उत्साह से भरी थी। जब वे काफ़ी हंस चुके तो यान शोजे ने तुरंत एक कम्युनिकेशन सोल टूल निकाला। यान शोजे को कम्युनिकेशन सोल टूल निकालते देख शैन लाव थोड़ा भ्रमित हो गया और उसने पूछा, शोजे, तुम इसे बाहर क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम किसी को खुशखबरी सुनाने वाले हो? यान शोजे ने शैन लाव की ओर सिर हिलाया, फिर कहा, हाँ, मैं सियो टाओ को यह खुशखबरी बताना चाहता हूँ। आखिरकार वह ईविल फायर से परेशान थी और अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब समस्या हल हो गई है। जब तक यू हैव श्रेक अकेडमी के इनर कोर्टयार्ड में शामिल नहीं हो जाता, मैं उससे निःशुल्क सियो टाओ को ईविल फायर को बुझाने में मदद करने के लिए कहूँगा। आखिरकार सियो टाओ भी इनर कोर्टयार्ड में उसकी सीनियर सिस्टर है। सीनियर सिस्टर की थोड़ी मदद करना तो स्वाभाविक ही है। ये सुनकर शैन लाव अपनी हंसी नहीं रोक सका। हाँ, यह उचित है, ये बहुत ही उचित है। इस स्तर पर अल्टीमेट आइस की शक्ति प्राप्त यू हैव की तुलना में वे मा शाओटाओ को अधिक महत्व देते थे और चाहते थे कि वह अल्टीमेट फायर की शक्ति प्राप्त करे। यद्यपि अल्टीमेट एट्रीब्यूट्स बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कल्टिवेशन की गति अपेक्षाकृत धीमी होगी। लेकिन मा शाओटाओ की वर्तमान सोल पावर का स्तर पहले से ही बहुत उच्च था और उसकी विकास गति हमेशा से ही तीव्र रही थी। अगर यू हैव मा शाओटाओ को अल्टीमेट फायर शक्ति में विकसित होने में मदद कर सके तो उनका मानना था कि कुछ वर्षों में श्रेक अकेडमी को एक और टाइटल डोलो मिल सकती है। और उस समय तक वह केवल कोई टाइटल डोलो नहीं होगी, बल्कि अल्टीमेट फायर एट्रीब्यूट से युक्त होगी। इसलिए शैन लाव और यान शोजे दोनों ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। मा शाओटाओ के अल्टीमेट फायर में विकसित होने की संभावना के बारे में बात करते हुए शैन लाव इतना उत्साहित हो गया कि उसका चेहरा लाल हो गया। यान शोजे ने तुरंत मा शाओटाओ को खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर मा शाओटाओ भी उतनी ही रोमांचित हो गई। आखिरकार अगर यह सच होता तो वह बिना किसी रोक टोक के अभ्यास कर सकती थी। अब उसे उस भयानक आग को बुझाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। लंबे समय से मा शाओटाओ ने ईविल फायर को बुझाने में मदद के लिए लिंगलोचन, जू संशी और अन्य लोगों पर भरोसा किया था। लेकिन उसे लगा कि ये लोग बेकार हैं, वे इसे थोड़ा बहुत ही सुलझा सकते थे, जो नामात्र का ही मददगार था। लेकिन इस बार यू हैव की मदद से सारी ईविल फायर बुझ सकती थी और उसे अब उन बेकार लोगों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब ऐसा हुआ तो वह जितना चाहे उतना अभ्यास कर सकती थी। इसलिए मा शाओटाओ भी बेहद उत्साहित थी। वह कम्युनिकेटर पर हंसे बिना नहीं रह सकी, स्पष्ट रूप से अत्यधिक प्रसन्न थी। इससे दोनों लोगों के बीच मौजूद सोल मास्टर्स भी अवाक रह गए। डूबूसी, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह यान शोजे की डिसाइपल बन गई। जिंग होंगचन, यह मा शाओटाओ बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है। मैंने सोल मास्टर कॉम्पिटिशन के दौरान ये देखा। एक साधारण प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुआ यह मामला एक नरसंहार में तब्दील हो गया, जिसमें मा शाओटाओ ने नेतृत्व किया। मुझे नहीं पता कि उसने हमारी सन मून रॉयल एकेडमी के कितने सोल मास्टर्स को मार डाला। मैं उससे हिसाब चुकता जरूर कर लूंगी। कॉन्डेमिंग, हम उसे घमंड करने दो, जल्द ही वह रोएगी। क्योंकि समानांतर दुनिया के यू हैव का श्रेक अकेडमी इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उसके लिए ईविल फायर को बुझाने में उसकी मदद करना असंभव है। सोल मास्टर्स का एक समूह चर्चा करता रहा। वैंग डोंगर और वैंग क्यूअर की मा शाओटाओ के बारे में अच्छी राय नहीं थी। दरअसल शुरुआत में वे उससे नफरत नहीं करते थे, लेकिन इससे पहले जब वे मूल दुनिया के दृश्य देख रहे थे तो उन्होंने एक क्लिप देखी। जब यू हैव ने दयालुतापूर्वक मा शाओटाओ को ईविल फायर बुझाने में मदद की तो वह अपने स्वयं के सुख के बारे में अधिक चिंतित थी और इस प्रक्रिया में लगभग यू हैव को मार ही डाला। उस क्षण से वैंग डोंगर और वैंग क्यूअर दोनों ने मा शाओटाओ के प्रति अपनी सभी अनुकूल भावनाएं खो दीं।
इस समय वे दोनों वास्तव में भविष्य में मा शाओटाओ की प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक थे जब उसे सच्चाई पता चलेगी। सभी लोग स्क्रीन को देखते रहे। स्क्रीन पर मा शाओटाओ से कम्युनिकेटर पर बात करने के बाद यान शोर्जे ने मुस्कुराते हुए शैन लाव से कहा, हा, कितना आरामदायक है। इस बार ह्यू युहाव का मामला सुलझ जाना चाहिए। डीन यान, मैं ह्यू युहाव को अपना डिसाइपल बनाने की योजना बना रहा हूँ। आपका क्या विचार है? लेकिन उस समय शैन लाव खुश नहीं था। ये सुनकर उसने तुरंत जवाब दिया, शोर्जे, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? तुम्हारे पास पहले से ही सियोटाओ है, फिर भी तुम इतने लालची क्यों हो? अभी तक मेरा कोई डिसाइपल नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको ह्यू युहाव को मेरे डिसाइपल के रूप में मेरे पास छोड़ देना चाहिए। शैन लाव ने स्पष्ट रूप से अपना रुख व्यक्त किया। ये सुनकर यान शोर्जे ने शैन लाव से बहस जारी नहीं रखी। ठीक है, तो मैं उसे आपके भरोसे छोड़ देता हूँ। उसने हाथ के इशारे से ही ह्यू युहाव के भाग्य का फैसला कर दिया। लेकिन उन्हें कैसे पता चलता कि वे जो कर रहे थे वह वास्तव में दिवास्वप्न देखने से अलग नहीं था। दूसरी ओर कार्यालय से निकलने के बाद ह्यू युहाव सीधे सड़क की ओर चल पड़ा। वह भी ज़्यादा दूर नहीं चला था कि उसे एक खूबसूरत लड़की उसका इंतजार करती हुई मिली। ये तो निश्चित रूप से वैंग डोंग ही थी। इसी क्षण वैंग डोंग ने ह्यू युहाव की वापसी देखी और उसके सुंदर चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान आ गई। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ी और पूछा, कैसा है युहाव? क्या तुमने इन कोर्टयार्ड के बारे में सुना? क्या उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया? डुअल कंपैरिजन, दस युहाव इज टू क्रूर, चैप्टर 166 फ्री वेब नॉवल। वैंग डोंग से चर्चा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? ह्यू युहाव को लौटते देख वैंग डोंग तुरंत उसका अभिवादन करने चली गई। वह स्पष्ट रूप से श्रेक अकेडमी इन कोर्टयार्ड की परवाह करती थी और ह्यू युहाव के इन कोर्टयार्ड में पहले सीखने के विचार से सहमत थी। इसलिए इस समय ह्यू युहाव के पास पहुंचने के बाद उसने तुरंत सवाल पूछा और उसके जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन ह्यू युहाव ने वैंग डोंग को सीधे जवाब नहीं दिया। उसने असहाय होकर आह भरी, यह मेरी अपेक्षा से थोड़ा अलग है। संक्षेप में कहें तो बहुत सारी चीजें घटीं। पहले घर चलते हैं, ये बात करने की जगह नहीं है। ह्यू युहाव के बोलने के बाद वह चुप हो गया। उसने वैंग डोंग को अपने साथ घर चलने का इशारा किया और वैंग डोंग ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। तो वे दोनों तेजी से श्रेक अकेडमी के गेट की ओर चल पड़े। वे जल्दी से श्रेक अकेडमी छोड़कर श्रेक सिटी की ओर चल पड़े। भीड़ में थोड़ी दूर चलने के बाद वे आखिरकार घर लौट आए। इस समय ह्यू युहाव अभी भी खाना बना रही थी, इसलिए ह्यू युहाव और वैंग डोंग सबसे पहले अपने कमरे में वापस चले गए। मुझे जल्दी बताओ, क्या हो रहा है? तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? घर पहुंचते ही वैंग डोंग खुद को रोक नहीं पाए और उसने फिर से ह्यू युहाव से वही सवाल पूछा। अभी अभी उनके रवैये को देखकर वैंग डोंग को लगा कि बातचीत शायद टूट गई है, इसलिए वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर हुआ क्या था। ह्यू युहाव ने ज़्यादा कुछ नहीं छिपाया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मुझे सोचने दीजिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फिर ह्यू युहाव ने वैंग डोंग को सारी घटना बताने शुरू कर दी। उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया, कोई भी विवरण नहीं छोड़ा। जब वैंग डोंग ने पहली बार श्रेक अकेडमी इन कोर्टयार्ड का परिचय सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, नहीं, आपकी बातों से तो श्रेक अकेडमी इन कोर्टयार्ड काफ़ी अच्छा लगता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह आपकी अपेक्षा से अलग है? ह्यू युहाव ने सांस छोड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, असली मुद्दा यहाँ नहीं है, असली मुद्दा बाद में है। वैंग डोंग ने जल्दी से कहा, तो मुझे जल्दी बताओ। ये सुनकर ह्यू युहाव ने फिर सिर हिलाया और फिर आगे की घटना का वर्णन करने लगा। उन्होंने यान शोर्जे द्वारा पहले कही गई कुछ बातों को सीधे दोहराया। हालांकि जब ह्यू युहाव कहानी सुना रहा था तो उसने उस दौरान इस मामले पर अपने विचार और राय भी उसमें शामिल कर दी। बाद में ह्यू युहाव ने इस बार की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात की, जो ये थी कि श्रेक अकेडमी इन कोर्टयार्ड में शामिल होने के लिए साथ ही साथ सुपरवाइजरी ग्रुप में शामिल होना और ग्रेजुएशन से पहले बिना शर्त 60 सुपरवाइजरी ग्रुप टास्क्स को पूरा करना आवश्यक था। ये सुनकर वैंग डोंग भी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार वह मूल समय रेखा में वैंग डोंग से अलग थी। वह हमेशा ह्यू युहाव के साथ रही थी और श्रेक अकेडमी द्वारा उसका ब्रेन वॉश नहीं किया गया था, और ह्यू युहाव ने भी पहले अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे। तो अब ये स्थिति सुनकर वैंग डोंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वैंग डोंग खुद को रोक नहीं पाए और शिकायत करने लगी, नहीं, श्रेक अकेडमी ने सचमुच ऐसा अनुरोध किया? ये तो हद से ज़्यादा है। हम श्रेक अकेडमी में पढ़ने आए थे, उनके लिए काम करने नहीं। हम ऐसी शर्तों को क्यों स्वीकार करें? ह्यू युहाव ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तो मैंने इसका हल निकाल लिया है। श्रेक अकेडमी इन कोर्टयार्ड में शामिल न होना ही बेहतर है। चाहे इसके फ़ायदे कितने भी अच्छे हों, चाहे मुझे इसमें शामिल होने से कितना भी लाभ हो, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा।
क्योंकि यह तो अपनी आत्मा बेचने के बराबर है। जब तक आप 60 टास्क पूरे नहीं कर लेते तब तक आप जा नहीं सकते। अब मेरे शामिल होने से पहले ही ये सब शुरू हो चुका है। कौन जाने बाद में वे क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे। वैंग डोंगर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही दोबारा पूछा, क्या आपने उन्हें सीधे तौर पर मना कर दिया? क्या वे नाराज थे? आखिरकार उनके हाव भाव से तो यही लगता है कि वे चाहते थे कि आप शामिल हों, और अगर आप नहीं शामिल हुए तो वे नाराज हो सकते थे। युहाव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। इसलिए मैंने उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय दें। चूंकि अब अवकाश शुरू होने वाला है, इसलिए मैं अगले सेमेस्टर में अपना फैसला बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें विश्वास है कि मैं सहमत हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने सीधे तौर पर मना नहीं किया। ये सुनकर वैंग डोंगर जोर से हंस पड़ी। लेकिन उन्हें ये कैसे लगा होगा कि आप शामिल होना चाहेंगे? इस बारे में बात करते हुए वैंग डोंगर ने युहाव की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। युहाव, तुम बहुत स्मार्ट हो। युहाव ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिया, लेकिन जल्द ही वह वैंग डोंगर की ओर मुड़ गया। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो मैं श्रेक अकेडमी में नहीं रह पाऊंगा। शुरू में मैंने इनर कोर्टयार्ड में शामिल होने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाई थी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि अंत में मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर मैं बाद में छोड़ना चाहूं तो यह मुश्किल हो सकता है अगर वे मुझे रोकने की कोशिश करें। इसलिए हमें सन मून एम्पायर की ओर बढ़ना होगा, इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दें। इस बिंदु पर युहाव ने जानबूझकर वैंग डोंगर से पूछा, डोंगर, क्या तुम सचमुच मेरे साथ सन मून एम्पायर जा सकती हो? हालांकि यह मेरे विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि सन मून एम्पायर डोलो कॉन्टिनेंट के तीनों देशों के लिए एक शत्रु शक्ति है। यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं हिचकिचा रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ वापस आ जाओ तो क्या होगा? क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? अगर वे नाखुश हुए तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपने परिवार से अलग हो जाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं जाना नहीं चाहूँगा। वैंग डोंगर युहाव की चिंता से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई। आखिरकार उसने उसकी भावनाओं पर विचार किए बिना कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि सभी परिणामों के बारे में सोचकर खुद को आश्वस्त किया। इसलिए वैंग डोंगर इस क्षण बहुत भावुक हो गई। वह युहाव को गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाए और बोली, बेवकूफ़, तुम इतना क्यों सोचते हो? चूंकि सन मून रॉयल एकेडमी आपके विकास के लिए अच्छी है, तो चलिए चलते हैं। तुम्हारे मुकाबले मेरी छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। डोलो डुअल कंपैरिजन द युहाव इज टू क्रूर, चैप्टर 167 फ्री वेब नॉवल। टैंग सन क्रोधित हो उठा। वैंग डोंगर पूरी तरह से युहाव के रूप में बदल गई। वैंग डोंगर का जवाब सुनने के बाद युहाव बहुत प्रभावित हुआ। दरअसल युहाव हमेशा से वैंग डोंगर की भावनाओं को समझता था, इसीलिए वह उसके बारे में इतनी गंभीरता से सोचता था। लेकिन इसी वजह से युहाव को लगा कि ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। युहाव के लिए उसकी माँ अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वाई टाइगर ड्यूक चिंता का विषय नहीं है, लेकिन उसे अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसलिए युहाव का मानना था कि वैंग डोंगर को भी अपने परिवार के बारे में ऐसा ही महसूस करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहता था कि वह उसके कारण अपने परिवार से अलग हो जाए। तो युहाव ने वैंग डोंगर को गले लगाया और कहा, खैर, आपको वापस जाकर अपने परिवार से बात करनी चाहिए। उन्हें मनाने की कोशिश करो। एक बार जब वे मान जाएंगे तो मैं मेंग होंगचन से संपर्क करूंगा। अगर वे सहमत नहीं होते हैं तो हम कहीं और जा सकते हैं। हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। वैंग डोंगर समझ गई थी कि वह युहाव को मना नहीं कर सकती, खासकर इसलिए क्योंकि वह ये सब उसके लिए कर रहा था। इसलिए वह उसका विरोध नहीं कर सकती थी। वह युहाव से सहमत हुई। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं वापस जाकर उनसे बात करूंगा। लेकिन जब वह ये कह रही थी तो वैंग डोंगर ने अपने मन में सोचा, समय आने पर मैं उनसे संक्षेप में बात कर लूंगी, चाहे वे सहमत हों या न हों। अगर वे सहमत हो जाएं तो बेहतर होगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं घर से भाग जाऊंगी। मुझे और युहाव को एक साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। निस्संदेह ये दृश्य लोगों के बीच के अंतराल में स्थित सोल मास्टर्स को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इस दृश्य को देखने के बाद सबसे हिंसक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से टैंग सन ने ही दी। वह लगभग खुद पर ही गुस्सा था। आखिरकार उसने वैंग डोंगर को जाने के लिए कहा था, जिसका इरादा था कि वह युहाव को बहकाए। वह इसका इस्तेमाल युहाव को नियंत्रित करने के लिए करना चाहता था, उसे एक पालतू कुत्ते की तरह बनाना चाहता था जिसे वह अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सके। पर अब क्या वैंग डोंगर अब भी उन्हें पिता के रूप में देखती हैं? उन्हें लगा कि वैंग डोंगर पूरी तरह से युहाव की खास बन चुकी है। सब कुछ उसी पर आधारित था। ये बात टैंग सन को क्रोधित करने के लिए काफ़ी थी। जब उसने ये देखा तो उसका चेहरा नीला और बैंगनी पड़ गया, जो स्पष्ट रूप से उसकी बेचैनी को दर्शाता है। लेकिन सियोवू को लगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
उसकी उम्र की लड़की का थोड़ा प्यार में पड़ जाना सामान्य बात है। जब मैं उसकी उम्र की थी तो क्या मैंने भी कुछ ऐसा ही नहीं किया था? अन्यथा मैं 70वें स्तर तक पहुंचने से पहले सोल मास्टर कंपटीशन में भाग नहीं लेती। इस लिहाज से वह काफ़ी हद तक मुझसे मिलती जुलती है। दरअसल सियोवू समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव पर अधिक ध्यान दे रही थी। जैसे जैसे वह उसे देखती गई उसकी संतुष्टि बढ़ती गई, क्योंकि ह्यूओ युहाव अपनी बेटी की दिल से परवाह करता था। इस तरह का अच्छा इंसान मिलना मुश्किल है। इन वर्षों में उसने केवल अपने प्रिय तीसरे भाई और समानांतर दुनिया के ह्यूओ युहाव को ही इस तरह का चरित्र धारण करते देखा था। इस संदर्भ में मूल समय रेखा में ह्यूओ युहाव में भी ऐसा गुण नहीं था। इस समय सियोवू को समानांतर दुनिया के ह्यूओ युहाव से वाकई लगाव हो गया था। हालांकि यह एक समानांतर दुनिया थी, फिर भी वह उसे अपनी बेटी का साथी मानती थी। वह दिली उम्मीद करती थी कि समानांतर दुनिया से आया ह्यूओ युहाव इस समानांतर दुनिया में वैंग डोंगर के साथ हो सके। दूसरी ओर चाहे वह वैंग डोंगर हो या वैंग कीवर, इस दृश्य को देखने के बाद दोनों को ही बहुत ईर्ष्या महसूस हुई। हाँ, हालांकि मूल दुनिया में ह्यूओ युहाव बुरा नहीं था, वह समानांतर दुनिया के ह्यूओ युहाव की तरह विचारशील और एकाग्रचित नहीं था। वैंग डोंगर को अभी भी मूल दुनिया का ह्यूओ युहाव पसंद था, लेकिन ये देखने के बाद वह अपने समानांतर दुनिया वाले स्वरूप से ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाए। काश मैं इस समानांतर दुनिया में उसकी तरह बन पाती। सभी ने दोबारा स्क्रीन की ओर देखा। सन मून एम्पायर के लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। वे सभी यह जानना चाहते थे कि क्या समानांतर दुनिया से ह्यूओ युहाव अंततः उनके सन मून एम्पायर में आएगा। अब हर कोई बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था, और इस समय स्क्रीन पर वैंग डोंगर से चर्चा करने के बाद ह्यूओ युहाव और उसने मोटे तौर पर अपनी योजना तय कर ली थी। इस समय ह्यूओ युहाव ने खाना तैयार कर लिया था और उसने उन्हें खाने के लिए कहा। ह्यूओ युहाव और वैंग डोंगर स्वाभाविक रूप से उसके साथ शामिल होने के लिए बाहर आ गईं। लेकिन अब जब उन्होंने श्रेक अकेडमी छोड़ने का फैसला कर लिया था, भोजन के दौरान ह्यूओ युहाव ने ह्यूओ युआ को सब कुछ समझाया, जिसमें हुई घटना और उसकी योजनाएं भी शामिल थीं। तो बात कुछ ऐसी है, मुझे श्रेक अकेडमी से इतनी अनुचित मांग की उम्मीद नहीं थी। ह्यूओ युआ ने असंतोष के साथ बात की, लेकिन जल्द ही उसने आगे कहा, खैर आपको इन चीज़ों के बारे में खुद ही सोचना चाहिए। माँ को ज़्यादा अनुभव नहीं है और वो भविष्य में तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा पक्का सहारा रहूंगी। तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, बशर्ते वो बुराई ना हो। फिर ह्यूओ युआ ने वैंग डोंगर की स्थिति के बारे में बात की। डोंगर की स्थिति को आपने अच्छी तरह से संभाला। उसने ह्यूओ युहाव और वैंग डोंगर दोनों के हाथ पकड़े और उन्हें एक साथ रखते हुए कहा, डोंगर एक अच्छी लड़की है। सच कहूँ तो मैंने उसे ही चुन लिया है। भविष्य में कोई और मेरी बहू नहीं बन सकती। ये सुनकर वैंग डोंगर शर्म से लाल हो गई, जबकि ह्यूओ युआ ने बोलना जारी रखा, आपने उस पर विचार करके सही किया। डोंगर, जब तुम वापस जाओ तो तुम्हें भी आज्ञाकारी होना चाहिए और अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। आखिरकार तुम्हारी अभी इस लड़के से शादी नहीं हुई है। उसे ज़्यादा लाड़ प्यार मत करो, उसके कारण खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। तुम्हें अपनी स्थिति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर वैंग डोंगर की आंखों में आंसू आ गए। ह्यूओ युहाव ने असहाय होकर आह भरी, माँ आपने जो कहा उससे ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है। मैं उसे एक अनमोल खजाने की तरह मानता हूँ। ह्यूओ युआ ने नाखुशी से कहा, ऐसा ही होना चाहिए। बोलते समय उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। तुम अपने पिता से कुछ नहीं सीख सकते। वैंग डोंगर ने तुरंत हस्तक्षेप किया, आंटी नहीं, युहाव मेरा बहुत ख्याल रखता है। वह मेरी देखभाल मुझसे बेहतर जानता है। ह्यूओ युआ हंसी, अब तुम उसके पक्ष में हो। परिवार ने खुशी खुशी अपना भोजन जारी रखा, और दोनों तलों के बीच के अंतराल में सभी सोल मास्टर्स इस दृश्य को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। ये देखकर आत्मा के स्वामी ईर्ष्या से भर गए, क्योंकि यह ठीक वैसा ही गर्मजोशी भरा पारिवारिक माहौल था जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। प्रत्येक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों का ख्याल रख रहा था। सभी की नज़र में यह एक आदर्श पारिवारिक माहौल था। डोलो डुअल कंपैरिजन, द युहाव इज टू क्रूर, चैप्टर 168 फ्री वेब नॉवल। टाइटन और न्यूटियन के रवैये से ह्यूओ युहाव की परीक्षा होनी चाहिए। पर्दे पर बनी समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव के परिवार के माहौल को देखकर कई सोल मास्टर्स को बेहद ईर्ष्या होती थी। आखिर हर किसी का परिवार खुशहाल नहीं होता। जिनके परिवार अधूरे हैं उनकी तो बात ही छोड़िए, क्योंकि उनके पास खुशी के बुनियादी तत्व ही नहीं होते। वास्तव में कई परिवार, भले ही उनमें सभी सदस्य हों, एकजुट नहीं होते। परिवार में अक्सर षड्यंत्र और विश्वासघात होते रहते हैं। ये बातें बहुत आम हैं। इसलिए इस समय समानांतर दुनिया में ह्यूओ युहाव के परिवार के परिसमान पारिवारिक वातावरण को स्क्रीन पर देखकर विभिन्न लोगों के बीच के अंतरालों में मौजूद कई सोल मास्टर्स सचमुच ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। विशेषकर स्वयं ह्यूओ युहाव। ये बिल्कुल वैसा ही परिवार था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था।
इसलिए इस दृश्य को देखने के बाद उसे अत्यधिक ईर्ष्या का अनुभव हुआ। लेकिन वह ये भी जानता था कि वह स्वयं ऐसे दृश्य का अनुभव नहीं कर सकता। सौभाग्य से समानांतर दुनिया में पर्दे पर दिखाई देने वाला ह्यू युहाव बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। एक तरह से वह इसे इस तरह मान सकता है जैसे वह इसमें भाग ले रहा हो, है ना? वह ईर्ष्या भरी निगाहों से स्क्रीन को देखता रहा। दूसरी ओर जूजी के घर पर पिछले दृश्यों को देखने के बाद जूजी को दिल से खुशी महसूस हुई। उसने सोचा कि अगर चीजें इसी तरह आगे बढ़ती रहीं तो समानांतर दुनिया में रहने वाला ह्यू युहाव सचमुच उनके सनमून रॉयल एकेडमी में दाखिला ले लेगा। इसका मतलब ये भी था कि उसकी ह्यू युहाव से पहले ही मुलाकात हो सकती है, जिससे समानांतर दुनिया में उसके और उसके बीच कुछ अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन अब स्क्रीन पर उस सुखद दृश्य को देखने के बाद उसे अचानक अपराधबोध होने लगा। यदि वह अपने स्वार्थी कारणों से समानांतर दुनिया में ह्यू युहाव और वैंग डोंग के बीच संबंधों में हस्तक्षेप करती है तो क्या यह अत्यधिक स्वार्थीपन होगा? क्या वह वाकई स्क्रीन पर इस दिल को छू लेने वाले दृश्य को नष्ट करना चाहती थी? इस समय जूजी के मन में बहुत जटिल विचार चल रहे थे। सभी ने दोबारा स्क्रीन की ओर देखा। इस समय स्क्रीन पर साधारण भोजन करने के बाद वैंग डोंग ने अपना सामान पैक किया और क्लियर स्काई सेक्ट वापस चली गई। चूंकि वह पहले ही ह्यू युहाव के साथ क्लियर स्काई सेक्ट में वापस जाकर अपने परिवार से बात करने के लिए सहमत हो चुकी थी, इसलिए ह्यू युहाव बाद में अगले कदम तय करेगा। चूंकि यह ह्यू युहाव की भविष्य की योजनाओं से संबंधित था, इसलिए वैंग डोंग और देरी नहीं करना चाहती थी। खाना खत्म करने के तुरंत बाद वह रवाना हो गई। उसने पूरा दिन यात्रा में बिताया। अंततः दूसरे दिन दोपहर तक वह सफलतापूर्वक क्लियर स्काई सेक्ट में लौट आए। वह सीधे घर के अंदर चली गई। टाइटन और न्यूटियन, जिन्हें वैंग डोंग प्यार से डैडी और सेकंड डैडी कहकर बुलाती थी, भी उसकी वापसी देखकर उत्साहित थे। हालांकि इस दृश्य को देखकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के चेहरे पर शिकन आ गई। उसने टैंग सन की ओर मुड़कर पूछा, सी गॉड, अगर मुझे सही याद है तो ये दोनों हमारे गॉड रेल्म के पुजारी होने चाहिए, है ना? क्या आपने इन्हें अभी अभी निचले लोक में भेजा है? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लहजे में संदेह की झलक थी, जो स्पष्ट रूप से टैंग सन की व्यवस्था से असंतुष्टि को दर्शाता था। लेकिन टैंग सन ने जाहिर तौर पर अपना होमवर्क कर लिया था। तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के शब्दों को सुनकर उसने उत्तर दिया, स्वर्ग में एक दिन पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है। उन्हें भेजे हुए अभी 10 दिन से थोड़ा ही अधिक समय हुआ है। इसके अलावा मैंने उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की देखभाल के लिए नहीं भेजा था। मैंने उनसे डोलो कॉन्टिनेंट की निगरानी में मदद करने के लिए कहा था। हमारे गॉड रेल्म के नियमों के अनुसार प्रत्येक तल पर स्थिति की निगरानी करना पुरोहितों का कर्तव्य है। मैंने उन्हें डोलो कॉन्टिनेंट की निगरानी करने और मेरे बच्चों की देखभाल में मेरी मदद करने के लिए भेजा था। क्या यह उनकी जिम्मेदारियों के दायरे में नहीं आता? टैंग सन ने शांत भाव से समझाया। टैंग सन की व्याख्या सुनने के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वास्तव में असहाय हो गया था। आखिरकार टैंग सन का तर्क तर्कसंगत था। हालांकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था। हालांकि टैंग सन ने फिलहाल इस सवाल को टाल दिया था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि टैंग सन के साथ कुछ और भी चल रहा है। आखिर उनकी बेटी वैंग डोंग संयोगवश सोन ऑफ डेस्टिनी ह्यू युहाव के साथ कैसे हो सकती थी? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगा कि टैंग सन की ओर से कोई ना कोई समझौता जरूर हुआ होगा, लेकिन उनके पास अभी तक इसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन फिलहाल सबूतों की कमी का मतलब यह नहीं था कि भविष्य में कोई सबूत नहीं होंगे। इसलिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अधिक जानकारी की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की प्रतिक्रिया देखकर टैंग सन ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने अपना ध्यान स्क्रीन पर वापस केंद्रित कर लिया। स्क्रीन पर उस क्षण घर लौटने पर वैंग डोंग ने तुरंत अपने असली उद्देश्य का खुलासा नहीं किया। उसने ये ह्यू युहाव से सीखा था, मुख्य मुद्दे पर आने से पहले उसे शिष्टाचार का आदान प्रदान करना चाहिए, ताकि यह बहुत स्पष्ट या बनावटी न लगे। इसलिए विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले वैंग डोंग ने टाइटन और न्यूटियन से उनके हालचाल पूछे। दोनों बेहद प्रसन्न हुए और कहा कि वैंग डोंग अब बड़ी हो गई है। औपचारिक बातचीत समाप्त होने के बाद वैंग डोंग ने टाइटन और न्यूटियन को अपने असली उद्देश्य के बारे में बताना शुरू किया। वैंग डोंग के प्रेमी होने की बात पता चलने पर टाइटन और न्यूटियन ने तुरंत शत्रुता दिखाई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी पत्ता गोभी को सुअर खा रहा हो, जिससे उनके दिलों में बेकाबू गुस्सा भड़क उठा। लेकिन वैंग डोंग स्पष्ट रूप से ह्यू युहाव की बहुत रक्षा कर रही थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि टाइटन और न्यूटियन का लहजा ठीक नहीं था, वह थोड़ी नाराज हो गई, जिसके कारण उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग बंद कर दिया। टाइटन और न्यूटियन ने फिर से वैंग डोंग से पूछा, तो आपका मतलब यह है कि आप उसके साथ श्रेक अकेडमी छोड़कर दूसरे कॉलेजों में पढ़ाई करने की योजना बना रही हैं? वैंग डोंग ने टाइटन और न्यूटियन की ओर सिर हिलाया। लेकिन टाइटन और न्यूटियन ने तुरंत इनकार कर दिया। एक तरफ तो वे ये भी नहीं चाहते थे कि उनका पत्ता गोभी ह्यू युहाव द्वारा छीन लिया जाए।
दूसरी ओर वे जानते थे कि वैंग डोंगा को श्रेक अकेडमी भेजने का आदेश टैंग सन का था। टैंग सन उसे कभी जाने नहीं देगा। तो इस समय टाइटन ने सीधे कहा, नहीं, श्रेक अकेडमी पूरे डोलो कॉन्टिनेंट की सबसे शक्तिशाली अकेडमी है। यह आपके विकास के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर तुम पढ़ाई के लिए किसी और जगह जाओगे तो तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा तुम्हारे पिता भी यही चाहते हैं। तुम जा नहीं सकते। उनके बगल में खड़े न्यूटियन ने आगे कहा, हाँ डोंगा, श्रेक अकेडमी आपके विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। छोटी सी बात के चक्कर में आप बड़े लक्ष्य को नहीं खो सकते। इसके अलावा क्या तुमने नहीं कहा था कि वह तुम्हें पसंद करता है? चूंकि वह तुम्हें पसंद करता है तो वह श्रेक अकेडमी में तुम्हारे साथ पढ़ाई क्यों नहीं जारी रख सकता? मुझे लगता है कि उसका दिल अभी भी सच्चा नहीं है। आप इसे उसके लिए एक परीक्षा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कि क्या वह आपके लिए श्रेक अकेडमी में रुकने को तैयार है। डोलो डुअल कंपैरिजन दस यू हाव इज टू क्रूल चैप्टर 169 फ्री वेब नॉवल। थर्ड ब्रदर, तुमने ये सब तो नहीं उकसाया है ना? स्क्रीन पर टाइटन और न्यूटियन को जाहिर तौर पर ह्यू युहाव पसंद नहीं था। वैंग डोंग की बातें सुनने के बाद टाइटन और न्यूटियन दोनों लगातार फूट डालने और मनमाने ढंग से योजनाएं बनाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों के बीच के अंतराल में स्थित सभी सोल मास्टर्स इस दृश्य को स्वाभाविक रूप से देख रहे थे। विभिन्न लोगों के बीच स्थित सभी सोल मास्टर्स ने इसकी कड़ी निंदा की। आखिरकार कुछ ही समय पहले उन्होंने स्क्रीन पर ह्यू युहाव और उनके परिवार की गर्मजोशी भरी छवि देखी थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि टाइटन और न्यूटियन जल्द ही मुसीबत खड़ी करना शुरू कर देंगे। इससे स्वाभाविक रूप से लोक अंतराल में स्थित सोल मास्टर्स के बीच तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। इस समय बीच में मौजूद कई सोल मास्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि स्क्रीन पर दिख रहे दोनों लोग, टाइटन और न्यूटियन, केवल उपद्रवी थे। और वे किस तरह के बुरे विचार लेकर आ रहे थे? क्या वे इस प्रेमी जोड़े को अलग करना चाहते थे? इस समय उस अंतराल में मौजूद कई सोल मास्टर्स टाइटन और न्यूटियन से बेहद नाराज थे। बीबी डांग और कियान रैंक्स्यू ने भी ये दृश्य देखा। एक ही युग की शक्तिशाली महिलाओं के रूप में वे स्वाभाविक रूप से टाइटन और न्यूटियन को स्पष्ट रूप से पहचान सकती थीं। तो बीबी डांग ने इस समय सीधे तौर पर कहा, क्या ये दोनों स्टार डाउ ग्रेट फॉरेस्ट से आए 2 लाख साल पुराने सोल बीस्ट्स नहीं हैं? इसे देखो, ये प्रीस्ट्स बन गए हैं। जैसा कि टैंग सन से उम्मीद थी, वह व्यक्तिगत लाभ के लिए कानून को तोड़ने में वाकई माहिर है। कियान रैंक्स्यू ने जवाब दिया, हाँ, अगर मुझे सही याद है तो गॉड रेल्म में एक नियम है कि सोल बीस्ट्स देवता गॉड्स नहीं बन सकते। लेकिन चाहे वो सियोवू हो या ये दोनों, ये मूल रूप से सोल बीस्ट्स थे, है ना? लेकिन टैंग सन ने तुरंत अपनी बात रखी और अपना बचाव करना चाहा। बीबी डांग, कियान रैंक्स्यू, मुझे बदनाम करना बंद करो। सोल बीस्ट स्वाभाविक रूप से देवता नहीं बन सकते। लेकिन समस्या यह है कि देवता बनने से पहले ही वे मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म ले चुके थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे मनुष्य के रूप में ही देवता बन गए। कियान रैंक्स्यू ने उपहास किया। संक्षेप में कहें तो नियमों की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार आपका है। टैंग सन ने नाक सिकोड़ी। खैर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। बाकी के बारे में आप जो चाहें सोच सकते हैं। बीबी डांग जानती थी कि टैंग सन गॉड रेल्म में कानून लागू करने वाला अधिकारी होने के नाते गॉड रेल्म के कानूनों से भलीभांति परिचित था। वह शब्दों के खेल से नियमों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना जानता था और बीबी डांग उससे बहस नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने इस विषय पर आगे चर्चा नहीं की। इसके बजाय उसने सीधे टैंग सन से पूछा, तो स्क्रीन पर उन्होंने जो कुछ भी किया वह समानांतर दुनिया में आपके आदेश पर ही हुआ होगा? बीबी डांग की बातें सुनकर सियोवू ने अपना सिर घुमाया और टैंग सन से पूछा, क्या ये सच है ब्रदर सन? इस समय सियोवू टाइटन और न्यूटियन की हरकतों से बहुत असंतुष्ट थी। सियोवू की राय में उन्होंने जो किया वह हद से ज्यादा था, जिससे व्यावहारिक रूप से एक जोड़े को अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए जब सियोवू ने बीबी डांग की बातें सुनी तो वह भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए और उसने टैंग सन से एक तीखा सवाल पूछा। लेकिन टैंग सन दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। सियोवू की नज़र में वह हमेशा से एक नेक और पवित्र हृदय वाला इंसान था, इसलिए वह अपनी छवि को धूमिल नहीं होने देना चाहता था। उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया और सियोवू से कहा, यह कैसे संभव है? मैं समानांतर दुनिया में इतना निष्क्रिय नहीं हूँ। मैं अभी भी गॉड रेल्म की व्यवस्था बनाए रख रहा हूँ। मेरे पास इन सब चीज़ों की परवाह करने का समय कैसे हो सकता है? इसके अलावा अगर मैं होता तो मैं कभी भी ऐसा बुरा विचार नहीं सोचता। सियोवू को अब भी टैंग सन पर बहुत भरोसा था। हालांकि टैंग सन ने इस मामले से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया था। इसका मतलब यह था कि यह सारी स्थिति टाइटन और न्यूटियन द्वारा रची गई थी। इससे सियोवू को बहुत असंतोष महसूस हुआ। इसलिए सियोवू ने तुरंत चैट ग्रुप में टाइटन और न्यूटियन को टैग किया। डार्मिंग, अर्मिंग, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। ये सुनकर टाइटन और न्यूटियन स्वाभाविक रूप से परेशान हो गए।
वे अपना बचाव करना चाहते थे, लेकिन टैंग सन से कौन बहस कर सकता था। अब टैंग सन सर्वोच्च और शक्तिशाली गॉड किंग थे और वे केवल प्रीस्ट्स थे। वे सार्वजनिक रूप से टैंग सन को अपमानित करने का साहस कैसे कर सकते थे। इसलिए उन दोनों के पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि टाइटन और न्यूटियन दोनों ही बेहद असंतुष्ट थे। आखिरकार दोनों ही सियोवू को पसंद करते थे और स्वाभाविक रूप से उसकी नज़रों में अपनी छवि को लेकर चिंतित थे। लेकिन जब टैंग सन बच निकला तो सारा दोष टाइटन और न्यूटियन पर आ गया। इससे वे बहुत नाराज हो गए। इस क्षण दोनों मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। रुको टैंग सन, इस बार हम भाई दोष अपने ऊपर लेंगे, लेकिन पूरा दोष नहीं लेंगे। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। समय आने पर हम देखेंगे कि तुम क्या करोगे। वे दोनों मन ही मन बड़बड़ाते रहे। चैट रूम में हो रही बातचीत को देखकर वैंग डोंगर थोड़ी असमंजस में पड़ गई। डामिंग, अमिंग, वे एक दूसरे को उन नामों से कब से बुलाने लगे, और क्या वह सियोवू को जानती है। वैंग डोंगर इस बारे में सोचती रही। उसी समय उसने तुरंत अपना ध्यान वापस स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया। वह देखना चाहती थी कि आगे स्थिति कैसे विकसित होगी। उसकी निगाहों के सामने स्क्रीन पर सामग्री चलती रही। टाइटन और न्यूटियन की बातें सुनकर वैंग डोंगर थोड़ी स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने तुरंत शालीनता भरे भाव से सहमति जताई और उनकी बातों को दोहराते हुए कहा कि उनकी बातें तर्कसंगत हैं। लोगों के बीच के अंतराल से देख रही वैंग डोंगर को समानांतर दुनिया में सहमत होने के लिए खुद पर बहुत निराशा हुई। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह लोगों के बीच के अंतराल में वैंग डोंगर का सिर्फ एक भेष था। उसने ऐसा मुख्य रूप से इसलिए किया था क्योंकि वह टाइटन और न्यूटियन के रवैये का पूरी तरह से परीक्षण कर चुकी थी। उसने जानबूझकर पहले अपनी पहचान छुपाई थी और उन्हें यह नहीं बताया था कि वह आगे कहाँ जा रही है, ताकि इस तरह की स्थिति से बचा जा सके। अब जब वैंग डोंगर को टाइटन और न्यूटियन का ह्यूओ युहाव के प्रति रवैया समझ आ गया था, तो उसने अपना मन बना लिया था। वह पहले तो उनकी बात मानने का नाटक करती, फिर भागने का मौका ढूंढती। उसने पहले से ही योजना बना रखी थी। इस बार चाहे टाइटन और न्यूटियन सहमत हो या न हो, वह ह्यूओ युहाव का पीछा करेगी। जब वह ह्यूओ युहाव को देखती तो बस इतना कह देती कि उसके परिवार ने सहमति दे दी है। वह ह्यूओ युहाव के भविष्य को अपनी वजह से विलंबित नहीं होने देगी। इसलिए उसने जानबूझकर टाइटन और न्यूटियन को इस तरह जवाब दिया। लेकिन टाइटन और न्यूटियन को कैसे पता चलता कि वैंग डोंगर वास्तव में क्या सोच रही थी। जब उन्होंने वैंग डोंगर को देखा तो सभी को लगा कि वह होश में आ गई है, इसलिए वे दोनों बेहद खुश हुए। डोलो डुअल कंपैरिजन, दिस युहाव इज टू क्रूर, चैप्टर 170। वैंग डोंगर घर से भाग गई। टाइटन और न्यूटियन क्रोधित हैं। विमानों के बीच के अंतराल इंटरप्लेनर गैप में स्क्रीन पर दिख रहे दृश्य को वहां मौजूद सोल मास्टर्स द्वारा स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इस दृश्य को देखने के बाद विभिन्न लोगों के बीच स्थित कई सोल मास्टर्स शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। हा, इन्हें देखो, इन्होंने सोचा था कि वैंग डोंगर इनकी बात सुनेगी। लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वैंग डोंगर पहले से ही भागने की योजना बना रही थी, है ना? लगता है उन्होंने प्यार की शक्ति को बहुत कम आंका। मुझे आश्चर्य है कि जब उन्हें पता चलेगा कि वैंग डोंगर भाग गई है तो उनके चेहरे के हाव भाव कैसे होंगे। दूसरी ओर चैट रूम में हुई चर्चाओं को देखने के बाद टाइटन और न्यूटियन दोनों के चेहरे बेहद खराब दिख रहे थे। इस क्षण उन दोनों को लगा कि वे पूरी तरह से मूर्ख बन गए हैं। टैंग सन को तो और भी ज्यादा असहज महसूस हो रहा था। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि समानांतर दुनिया में वैंग डोंगर को ह्यूओ युहाव से पूरी तरह प्यार हो गया था। उसने ह्यूओ युहाव की खातिर खुद के टाइटन और न्यूटियन के आदेशों की अवहेलना भी शुरू कर दी थी। ये वाकई बुरी खबर थी। आधी रात का पलायन। स्क्रीन पर वैंग डोंगर ने टाइटन और न्यूटियन को धोखा देना जारी रखा। वह उनकी बातों से पूरी तरह असहमत थी, लेकिन उन्हें चकमा देने के लिए उसने नाटक जारी रखने का विकल्प चुना। बातचीत के बाद टाइटन और न्यूटियन दोनों पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। उन दोनों को लगा कि उन्होंने वैंग डोंगर को मना लिया है, इसलिए वे आधी रात को सीधे सोने चले गए। वैंग डोंगर भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसने आधी रात का अलार्म लगा दिया था। जैसे ही अलार्म बजा, वैंग डोंगर ने तुरंत अपनी पहले से तैयार की गई सोल टूल ली और घर से भाग गई। वह तेजी से श्रेक अकेडमी की ओर दौड़ी और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह जब टाइटन और न्यूटियन वैंग डोंगर को ढूंढने गए तो उन्हें पता चला कि वह क्लियर स्काई सेक्ट में कहीं नहीं थी। भाई, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें उसके पिता को बताना चाहिए? टाइटन ने घबराते हुए पूछा। न्यूटियन ने गहरी सांस छोड़ी। उसने कहा था कि यह कोई गंभीर मामला नहीं है, इसलिए हमें उनसे संपर्क नहीं करना चाहिए। वैसे भी, क्या आप वाकई इस शर्मनाक स्थिति के बारे में टैंग सन को बताना चाहते हैं? अंत में वे दोनों बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के इधर उधर भटकते रहे और वैंग डोंगर को ढूंढने में असफल रहे। ह्यूओ युहाव का अगला कदम।
दूसरी ओर एक लंबी यात्रा के बाद वैंग डोंग आखिरकार ह्यू युहाव के घर पहुंच गई। ह्यू युहाव और ह्यू युए ने प्रेमपूर्वक उसके लिए खाना बनाया। भोजन के बाद ह्यू युहाव ने पूछा, कैसा रहा डोंग? क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें मेरे साथ आने की इजाज़त दे दी? वैंग डोंग ने तुरंत झूठ बोल दिया, हाँ। वे बिल्कुल सहमत हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं निश्चिंत होकर जाऊं। बस समय मिलने पर उनसे मिलने का वादा लिया है। ह्यू युहाव ने कुछ संदेह भरी नज़रों से उसकी ओर देखा, सचमुच? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? वैंग डोंग ने नकली गुस्से के साथ उसे गले लगा लिया और उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक है। ये सुनकर ह्यू युहाव ने आखिरकार अपनी चिंता छोड़ दी। उसने कहा, ऐसी स्थिति में अब मैं मैंग होंचन से संपर्क करूंगा। हमें श्रेक अकेडमी के लोगों को पता चलने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। सन मून रॉयल अकेडमी से संपर्क। ह्यू युहाव ने मैंग होंचन द्वारा दी गई कम्युनिकेशन सोल टूल निकाली और उसमें अपनी सोल पावर प्रवाहित की। डिंग डिंग डिंग, अजीबोगरीब आवाज़ों की एक श्रृंखला गूंज उठी। दूसरी तरफ सन मून रॉयल अकेडमी में मैंग होंचन बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसे संपर्क मिला, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंग होंचन ने तुरंत उत्तर दिया, हेलो टिल्डे, क्या ये ह्यू युहाव है? ह्यू युहाव मुस्कुराया, सिस्टर मैंग, यह मैं हूँ। आपकी आवाज़ अभी भी कितनी मधुर है। मैंग होंचन ने चाहते हुए कहा, भाई युहाव, आप अभी भी पहले की तरह ही बातूनी हैं। वैसे आपने संपर्क किया है, इसका मतलब है कि आपने फैसला कर लिया है। हमारे सन मून रॉयल अकेडमी में आने के बारे में क्या ख्याल है?